देखिए, आपका जो टॉपिक है पेरेटो एनालिसिस, ये अभी तक तो आपका एक थ्योरी टॉपिक बनता था, बट अब आपकी वर्कबुक जो इशूड है उसमें इसका एक प्रैक्टिकल डाल दिया गया है। अगर आपने वर्कबुक में देखा हो तो इसका एक प्रैक्टिकल सम इन्होंने डाला है। थ्योरी कॉन्सेप्ट से भी इंपॉर्टेंट है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेरेटो एनालिसिस, और इट मे बी पॉसिबल कि अभी तो देखिए अगर पेपर ऑनलाइन होते हैं तो ऑब्जेक्टिव में तो मैं नहीं कह सकता, बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो इसका वर्कबुक में जिस तरह का प्रैक्टिकल डाला है वैसा छोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड पेरेटो एनालिसिस, समझना क्या कॉन्सेप्ट था। देखिए, सेटिंग प्रायोरिटीज is one of the main management function of an organization. If the managers do not prioritize their task and organizational objective, the organization will head towards the wrong direction and eventually collapse. मैंने ये दो लाइनें क्या लिखी, जरा इसको समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे आप। ये एक पर्सन है, पर्सन, ठीक है। इस पर्सन ने अपने यहां पर एक गोडाउन मेंटेन कर रखा है। फर्स्ट टू लाइन बता रहा हूं बस मैं आपको केवल, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। अब इस गोडाउन में दो तरह के गुड्स आपने स्टोर कर रखे हैं। स्टोरेज, टू टाइप्स ऑफ गुड्स। अब वो टू टाइप्स ऑफ गुड्स क्या हैं, ध्यान से देखिएगा। एक है फर्स्ट कैटेगरी जिसको मैं दे रहा हूं, और एक है आपके पास सेकंड कैटेगरी ऑफ गुड्स। ध्यान से सुनना, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, ये इस गोडाउन में, ध्यान से सुनोगे, इस गोडाउन में जो टोटल गुड्स आपका पड़ा है उसका केवल 20% एरिया ऑक्यूपाई करता है। आपके गोडाउन में ये जो गुड्स हैं ये केवल इतनी सी जगह पर पड़ा हुआ है, और यानी 20% स्पेस, और सेकंड जो है वो 80% स्पेस को कवर कर रहा है। लेकिन समस्या क्या है वो समझना, ये जो 20% में पड़ा हुआ गुड्स है वो आपके गुड्स की टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स का 80% रखता है। इतना महंगा गुड्स है कि जितनी वैल्यू का माल आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है उस टोटल वैल्यू का 80% वो गुड्स हैं जो केवल इस 20% स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। और जो गुड्स 80% स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है वो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स का केवल 20% है। थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सोचो कि आपका एफर्ट एज अ मैनेजर किस गुड्स को सुरक्षित रखने का होना चाहिए। ये जो यहां माल भरा पड़ा है उसके सेफ्टी मेजरमेंट के लिए काम करोगे, या आप इस केवल छोटे से गुड्स जो कि वैल्यू में 80% रखता है उसकी सेफ्टी के लिए काम करोगे। बताओ व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी अगर मैं आपसे बात करूं इसको सेफ्टी मेजरमेंट पर।
सेफ्टी मेजरमेंट, बताइए आपका ध्यान एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजर या एज अ मैनेजर किस पर होना चाहिए? क्या इस 20% वाले गुड्स पर होना चाहिए जो कि टोटल वैल्यू का 80% रखता है, या फिर इस 80% वाले गुड्स पर होना चाहिए जो कि वैल्यू में केवल 20% रखता है? एज अ थिंकर आप मुझे बताइए आप किसकी तरफ ज्यादा ट्राई करेंगे? छवि आंसर दे रही है 20%। एवरीवन एग्री? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं उनकी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए। चाहे वो प्रायोरिटी किसी भी चीज को सेफ रखने की हो, चाहे वो प्रायोरिटी अपने कस्टमर की वैल्यू पर हो। चलिए मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, उससे आपको और समझ आएगा। ध्यान से सुनना, बहुत आसान सा आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप बहुत इजीली लिख पाओगे। ये एक बिजनेस है, बिजनेस किसका? मिस्टर ए का। ये मिस्टर ए है, एक बिजनेस रन कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मिस्टर ए के बिजनेस में ये मैंने दो कैटेगरी बनाई, बिल्कुल धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, प्रैक्टिकल बहुत आसान हो जाएगा करना। ध्यान से देखना, ये इसके वो 20% कस्टमर हैं जो आपके बिजनेस की 80% रेवेन्यू को जनरेट करवाते हैं। यानी ये कुछ कस्टमर हैं जो आपके बिजनेस में इतना अच्छा सेल में योगदान देते हैं कि आपकी जो 80% रेवेन्यू है वो केवल इन 20% कस्टमर के पास से आती है, और ये बचे हुए 80% कस्टमर्स हैं। ये बचे हुए 80% कस्टमर्स हैं जिनके द्वारा केवल आपके बिजनेस में 20% रेवेन्यू जनरेट होती है। भले ही ये बहुत सारी क्वांटिटी में है, यहां पर 2-5 लोग हैं, यहां पर 50 लोग हैं, मेरी बात को समझना। 20% कस्टमर वो हैं जो आपके बिजनेस में 80% रेवेन्यू को जनरेट करवाते हैं, और 80% लोग वो हैं जो केवल 20% रेवेन्यू जनरेट करवाते हैं। तो नाउ द माय क्वेश्चन इज, ये जो पर्सन है मिस्टर एक्स, ये किन कस्टमर पर फोकस करेगा? ये किन कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा? क्या इतने सारे लोगों पर, या केवल इन लोगों पर जो कि उसके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? मेरी बात समझना, ये डिस्काउंट ऑफर इनको देना चाहेगा, इनको देना चाहेगा? ये अपनी प्राइसिंग पॉलिसीज इनके लिए बनाएगा या इनके लिए बनाएगा? ये दिवाली पर गिफ्ट इन लोगों को भेजेगा या इन लोगों को भेजेगा? बताइए, व्हाट डू यू थिंक? आप कम्युनिकेट करिए मेरे साथ। थ्योरी का सबसे सही तरीका पढ़ने का यही होता है, आप जितना उसको सोचोगे उतना आपको वो चीज समझ आएगी। 20% कस्टमर, ठीक है छवि, मेरी बात सबको समझ आ रही होगी। आंसर भले ही एक जना दे रहा है, यानी आपको नहीं लगता कि इसे अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए कि इसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या क्या टास्क पर प्रायोरिटी देनी चाहिए? इसे इन लोगों के अगेंस्ट प्रायोरिटाइज करनी चाहिए या इन लोगों के अगेंस्ट? बस इसी चीज को बोलते हैं पेरेटो एनालिसिस। पेरेटो एनालिसिस केवल ये बताता है कि अगर आप अपना फोकस उस पर करोगे जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने बिजनेस को और अच्छा रन कर पाओगे।
और जो बचा हुआ हिस्सा है उसके साथ डील करने के लिए आप अपने सबॉर्डिनेट्स को पावर डेलीगेट करो। आप इन लोगों के साथ आप डील मत करो, इनके लिए आप सबॉर्डिनेट अपॉइंट करो ताकि वो इस पर ध्यान दे सकें और आपका ध्यान इन की पर्सन पर होना चाहिए। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? चलिएगा, तो मेरी ये बात क्लियर है। अब मैं वापस से पढ़ता हूं। सेटिंग प्रायोरिटीज is one of the main management function of an organization. If the manager do not prioritize their task, अगर ये मैनेजर अपने टास्क को सही तरीके से असाइन नहीं करेगा तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाओगे। आप ये देखोगे यार ये बहुत सारे लोग हैं, मैं इनको सेटिस्फाई करता हूं, जबकि ये 80% लोग केवल 20% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इन पर ध्यान नहीं भी दोगे, इन पर ध्यान अगर आप नहीं भी दोगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। इनमें से अगर कुछ कस्टमर को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू इंपैक्ट में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इन लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आपकी रेवेन्यू पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। पेरेटो एनालिसिस इज अ रूल, सुनना, पेरेटो एनालिसिस इज अ रूल दैट रिकमेंड द फोकस on the most important aspect of the decision making in order to simplify the process of decision making. पेरेटो एनालिसिस बोलता है कि आप अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ढूंढो और अपनी पॉलिसीज और अपने डिसीजन केवल और केवल उनको सिंप्लीफाई करने के लिए काम में लो। It is based on 80-20 rule that was a phenomenon observed by a economist Wilfredo Pareto. इसने सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व की थी। एक इकोनॉमिस्ट था, इटालियन इकोनॉमिस्ट इन 19th सेंचुरी, जिसका नाम था विल्फ्रेडो पेरेटो। और इसने ये ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था, कि जो इटली के 80% वेल्थ है ना, वो केवल और केवल 20% सिटीजन ने होल्ड कर रखी थी और बाकी जो 20% वेल्थ थी वो उस सिटी के 80% लोगों के पास मिलाकर थी। दिस फिनोमिनन और सम काइंड ऑफ द अप्रोक्सीमेशन 70-30 भी हो सकता है। जनरल रूल उसने 80-20 दिया था, बट इट इज नॉट अ एग्जॉस्टिव रूल कि 80-20 हमेशा होगा, इट कैन बी 70-30 ऑल्सो। इस जो एनालिसिस का ऑब्जेक्ट था वो केवल इतना सा था कि आप जो आपके इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं बिजनेस के, आप उनकी तरफ ध्यान दो और जो बचा हुआ सेगमेंट है उस बचे हुए सेगमेंट को आप उनके लिए पावर को डेलीगेट करना सीखो, ताकि आप एज अ हाई टॉप मैनेजमेंट पर्सन आप केवल उन लोगों पर ध्यान दे पाओगे जो कि आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेटो एनालिसिस। बोलिए क्या मीनिंग समझ आया? क्या था ये पेरेटो एनालिसिस? पेरेटो एनालिसिस को अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना डिसीजन मेकिंग का एरिया फोकस करना चाहिए, प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि उसे किन पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान देना है और किन बातों के लिए उसे डिसीजन मेकिंग को क्या कर देना चाहिए, डेलीगेट कर देना चाहिए अपने लोअर मैनेजमेंट पार्ट को। देखिएगा यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। देखो अब मैंने कुछ एप्लीकेशंस की बात की है, कहां कहां पर हम पेरेटो एनालिसिस के एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं। सबसे पहला, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए, सुनना, पेरेटो एनालिसिस का यूज प्राइसिंग डिसीजन में किया जाता है। ये प्राइसिंग डिसीजन टॉपिक आपके एसपीएम में कवर है, आपने थ्योरी पढ़ी होगी, इसके कुछ प्रैक्टिकल भी
आपको एसपीएम पेपर नंबर 20 में दिए हुए हैं प्राइसिंग डिसीजन के, जिसमें आपने पढ़ा होगा पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, गोइंग रेट प्राइसिंग पॉलिसी। तो अब सुनना क्या बोल रहा है ये। If a firm dealing with multi-product, it would not be possible to analyze cost volume profit relationship for all the products. आप कई सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हो, P1, P2, P3, P4, P5, so many products. किसी भी बिजनेस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर प्रोडक्ट का सीवीपी एनालिसिस कर पाए। In such case, firm 20% of product may account for about 80% of the revenue. Pareto analysis is used to analyzing the firm estimated sales revenue from the various product. For such product, firm can adopt the more sophisticated pricing method for a small proportion of the product. अब फर्म ने जब इस एनालिसिस को लगाया तो फर्म को पता लगा ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपकी टोटल रेवेन्यू के 80% को कवर करते हैं, और बाकी जो ढेरों प्रोडक्ट हैं वो केवल और केवल 20% रेवेन्यू को करते हैं। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? 20% के लिए तो प्राइसिंग पॉलिसी खुद बनानी चाहिए, और द टॉप मैनेजमेंट मस्ट डेलीगेट द प्राइसिंग डिसीजन फॉर अप्रोक्सीमेट 80% ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि केवल रेवेन्यू में 20% है, जो रेवेन्यू में केवल 20% है, इनको क्या कर देना चाहिए? डेलीगेट कर देना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स को। यानी लोअर मैनेजमेंट को बोलना चाहिए भैया तुम अपने डिसीजन ले लो, इसकी तुम्हें क्या प्राइस रखनी है, किन लोगों को डिस्काउंट ऑफर देना है, किन को आफ्टर सेल सर्विस देनी है, ये सब तुम सोचो। तो देखिए रूल क्या है, द टॉप मैनेजमेंट मस्ट डेलीगेट the pricing decision for approximate 80% of its product to the lower management, so the top management can concentrate on the pricing decision for the product approximately 20% which are essential for the company's survival. तो इसका मतलब प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट का रूल क्या हो गया कि अगर आप एक मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में लगे हुए हो तो आप अपनी प्रोडक्ट की रेवेन्यू को अकाउंट फॉर करो और एनालाइज करो कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो टोटल मिलाकर आपकी रेवेन्यू के 80% हिस्से को कवर कर देते हैं। मेरी बात फिर सुनना, आप ऐसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो जो आपकी टोटल रेवेन्यू के 80% को कवर कर लेते हैं, और टॉप मैनेजमेंट को केवल यही ध्यान देना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट को केवल यही ध्यान देना चाहिए। और अब ये जो बचा 20% रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट, इनके लिए प्राइस डिसाइड करने की पावर आप अपनी जो लोअर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको डेलीगेट कर दो। ऐसा करोगे तो टॉप मैनेजमेंट के रूप में आप केवल इन प्रोडक्ट पर ध्यान दोगे जो कि कंपनी के सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल है। बोलो क्लियर है? पहला एप्लीकेशन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट में किस तरह से ये रूल अप्लाई होगा आपका, आइएगा। सेकंड, कस्टमर्स प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। देखो जो मैंने आपको बोला था कस्टमर चूज करो, 20% of customer will provide 80% of profit. There will always be some customer who are less profitable than others, just as some products are less profitable than others. Customer 1, customer 2, customer 3, customer 4, customer 5, customer 6, customer 7, customer 8, customer 9, customer 10. मेरे कई सारे कस्टमर हैं। मैंने देखा इस पेरेटो एनालिसिस को जब लगाया, ये कस्टमर, ये कस्टमर, ये कस्टमर और ये कस्टमर, ये 4 ऐसे कस्टमर हैं जिनकी वजह से मेरी कंपनी का 80% प्रॉफिट जनरेट होता है। 80% प्रॉफिट फ्रॉम
these four, customers, 80% प्रॉफिट फ्रॉम दीज 4 कस्टमर्स। तो देखिएगा, वी शुड आइडेंटिफाई दीज 20% कस्टमर्स एंड मेक द पॉलिसीज ओनली फॉर दोज कस्टमर्स। मैनेजमेंट सेलेक्ट करेगा, बोले C1, C5, C8 और C10। मैनेजमेंट ने इन कस्टमर को सेलेक्ट कर लिया। दीज आर दी कस्टमर हु कंट्रीब्यूट 80% ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट। तो आपको इन्हीं लोगों पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको अपने बिजनेस में हाई प्रॉफिट रखना है, इन कस्टमर को सेटिस्फाई करो, इनको डिस्काउंट पॉलिसी दो, इनको बोलो कि हम आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे 2 सालों तक। इनको बोलो अगर गलती से हमसे कोई मिस्टेक हो गई, प्रोडक्ट खराब निकल गया, आपको फ्री रिप्लेसमेंट पॉलिसी हम दे रहे हैं, हम आपको रिपेयर दे रहे हैं, हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि अगर इस प्रोडक्ट में कोई भी नुकसान होगा तो हम उसे रिपेयर कर देंगे एट ऑन कॉस्ट। तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ये बोलता है कि बाय यूजिंग द पेरेटो एनालिसिस वी शुड सेलेक्ट दोज कस्टमर्स हु आर मोर वैल्यूएबल फॉर द एंटिटी। जो कस्टमर हमारी एंटिटी के लिए मोर वैल्यूएबल हैं उनको सेलेक्ट करो और केवल उन्हीं के लिए ध्यान दो। नो डाउट इन पर भी ध्यान देना है, बट टॉप मैनेजमेंट को नहीं देना। आप मेरी बात समझना, कहीं आपका दिमाग ये बोले कि अच्छा तो इनको तो ऐसे ही खाली छोड़ दें ना। आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करो, लेकिन वर्क को बांटो। टॉप मैनेजमेंट अगर सभी लोगों पर ध्यान देगा तो वो किसी पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो पेरेटो एनालिसिस है ना, पावर को डेलीगेट करने पर बात करता है। वो बोलता है एज अ टॉप मैनेजमेंट आप केवल 4 कस्टमर के साथ डील करो, आप केवल 4 कस्टमर्स के साथ डील करो और बाकी का काम डेलीगेट कर दो। और लोअर जो सबऑर्डिनेट्स हैं, लोअर जो मैनेजमेंट पार्ट है, वो इनके साथ डील करेगा। आप सोच के देखो, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आप मान लीजिए एक बैंक में जाते हो, तो बैंक में एक तो आप हो, कैश निकालना है। आप कहां से निकालोगे? कैश काउंटर पर जाओगे या सीधे मैनेजर के ऑफिस में चले जाओगे कि ये लो मैनेजर साहब मैं चेक लाया हूं और मुझे प्लीज कैश दे दो, या आप कैश की लाइन में लगोगे, विड्रॉल लाइन में? बताओ। कैश काउंटर पर जाओगे। आ जाओ। अब यहीं पर इसी बैंक में मान लो एक वैल्यूएबल पर्सन आया बैंक का। वैल्यूएबल पर्सन का मतलब क्या हो गया कि जिसकी वजह से बैंक को कई सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं। हाई डिपॉजिटर है ये, हाई डिपॉजिट्स। हाई डिपॉजिट्स मिलते हैं। बताओ क्या होगा? जानते हो, बैंक मैनेजर खुद इसके पास आ जाएगा। अरे बोले साहब साहब आओ ना, आप कहाँ लाइन में खड़े हो गए, आओ जरा मेरे कैबिन में चलते हैं, कुछ चाय वाय, आप बड़े दिनों बाद आए हो। तो ये इसको चाय पिलाएगा। पिलाएगा आपको थोड़ी पिला देगा वो चाय। हाँ चाय नाश्ता। मेरी बात समझ रहे हो क्यों हुआ ऐसा? इसने आप पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आप पॉइंट समझ पा रहे हो ना मेरा? ये 80-20 जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक्चुअल रूल जो फिनोमिनन था ना ये मार्केट की स्ट्रेटेजी का। हाँ जी बिल्कुल, हाई डिपॉजिट्स देता है ये। हाई डिपॉजिट देता है बैंक, इसके पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है, तो ये इसके लिए वैल्यूएबल कस्टमर है। तो मैनेजर हर एक कस्टमर के लिए उठ के बाहर नहीं आएगा। हर एक कस्टमर को अपने कैबिन में बुलाकर नहीं बोलेगा, बोले आपका चेक यहीं दे दो मैं मंगवा देता हूं कैश। नहीं बोलेगा मैनेजर। सबको लाइन में ही लगना है, सबको लाइन में ही लग के कैश लेना है। लेकिन ये कस्टमर वैल्यू रखता है उस बैंक के लिए, और अगर ये कस्टमर वैल्यू रखता है तो नो डाउट इसकी तरफ ज्यादा फोकस किया जाएगा। यही रूल था 80-20 या पेरेटो एनालिसिस का। बताइए क्लियर हुआ ये पॉइंट?
समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल। इसका एप्लीकेशन लिख पाओगे ना, ये हेडिंग याद रखो बस, अंदर का आपको ओन लैंग्वेज बना के लिखनी है जैसे मैं समझा रहा हूं बस। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट, एबीसी एनालिसिस यानी स्टॉक कंट्रोल। अभी मैंने आपको स्टॉक का ही एग्जांपल भी दिया था, आओ सुनना। Another application of Pareto analysis is in stock control, where it may be found that only a few of the goods in stock make up the most of the value. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, आपके गोडाउन में 20% में वो स्टॉक पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 80% है, और 80% वो स्टॉक पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू टोटल में 20% है। आप किस पर ध्यान दोगे बताओ? 20% वाले स्टॉक पर। 20% स्टॉक पर, वेरी गुड। हम ध्यान देंगे 20% वाले स्टॉक पर। हमें सेफ्टी मेजरमेंट इनके लिए लगाना है। इवन हम ये कोशिश करें कि इस स्टॉक के लिए हम क्यों अपनी मनी ब्लॉक करें, हम इसके लिए जेआईटी पॉलिसी करें। पैसा भी तो यही सारा ब्लॉक है, देखो मैंने क्या लिखा है। इन प्रैक्टिस अप्रोक्सीमेट 20% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक में अकाउंट फॉर about 80% of the value. Outcome of Pareto analysis is, ध्यान से सुनना, that by concentrating on a small proportion of stock item that jointly account for 80% of total value, firm may well be able to control most of monetary investment in stock. आपको अपने सारे डिसीजन इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर लेने चाहिए। आपको जस्ट इन टाइम पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए उस 20% स्टॉक के लिए जो 80% वैल्यू रखता है। रीजन आपने पढ़ा होगा ना जीआईटी टॉपिक, इसी में कॉस्टिंग में ही आपका एक टॉपिक है जीआईटी, जो बोलता है अगर आप ज्यादा स्टॉक होल्ड करके रखोगे तो आपकी स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आएगी। तो ऐसा मत करो। आपका ये जो 20% स्टॉक है जो आपकी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट को मेंटेन करता है, तो आप इसके लिए पॉलिसीज बनाओ, इस स्टॉक पर ध्यान दो। खरीद लिया तो इसको सेफ रखो, और अगर खरीदने जा रहे हो तो कोशिश करो कि मनी ब्लॉक होने के बजाय आप इसके लिए जेआईटी पॉलिसी को फॉलो कर सको। नेक्स्ट, एबीसी कॉस्टिंग, ये भी आपने पढ़ा है। एबीसी कॉस्टिंग भी पेरेटो एनालिसिस का एप्लीकेशन बताता है, सुनना। In activity based costing, 20% of organization cost driver are responsible for 80% of total cost. देखिएगा, ये आपकी कई सारी खर्चे हैं और इनको ड्राइव करने के लिए इनके सामने आपके कॉस्ट ड्राइवर हैं जो आप एबीसी कॉस्टिंग में अप्लाई करते हो। इस खर्चे के लिए ये कॉस्ट ड्राइवर, इस खर्चे के लिए ये कॉस्ट ड्राइवर। क्या करना चाहिए सुनना, हमें ऐसे कॉस्ट ड्राइवर को ढूंढना चाहिए जो हमारी टोटल कॉस्ट के 80% को कवर करवा देते हैं। मान लो ये कॉस्ट ड्राइवर, ये कॉस्ट ड्राइवर और ये कॉस्ट ड्राइवर, ये तीन ऐसे कॉस्ट ड्राइवर हैं जो कि आपकी टोटल कॉस्ट के 80% को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको मॉनिटर करो, इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। मैनेजमेंट शुड एनालाइज, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग ओनली दोस कॉस्ट ड्राइवर दैट कॉजेज द मोस्ट ऑफ द कॉस्ट। ये आपकी कई सारी कॉस्ट को इनकर्ड कर रहे हैं, बहुत भारी भरकम कॉस्ट का हिस्सा है, इनको मॉनिटराइज करो। मैनेजमेंट कैन कंट्रोल ओवर द ओवरहेड्स बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ड्राइवर। जैसे नंबर ऑफ सेटअप्स को चेंज करने के लिए ट्राई करो। अगर आपकी सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, आपकी मशीनें बहुत ज्यादा सेटअप हो रही हैं प्रोडक्शन रन के बाद, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो बेसिकली ये एनालिसिस ये बोल रहा है आप ऐसे कॉस्ट ड्राइवर पर फोकस करो जो कॉस्ट ड्राइवर आपकी कॉस्ट के 80% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
आइए, क्वालिटी कंट्रोल, बस देखो खत्म टॉपिक। फिर प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्व कैसे होगा। आइए सुनना, पेरेटो एनालिसिस सीक्स टू डिस्कवर फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ डिफेक्ट रिपोर्ट और कस्टमर कंप्लेंट्स कि व्हाट आर दी causes responsible for the most reportable problems. 80% problem are usually 20% of the various underlying causes. सुनना, क्या होता है, हमने प्रोडक्ट बनाया, मान लो एक P1, ध्यान से सुनना बस बात को। इस P1 को बनाने के बाद हमें पता लगा हमारी 2000 यूनिट डिफेक्टिव बनी है। डिफेक्टिव आपने पढ़ा भी होगा, एक टॉपिक और बता देता हूं आपका, एसपीएम में और एससीएम में, विच इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप इनकी थ्योरी नहीं पढ़ते हो, पता बहुत दिक्कत आती है। आप लोग प्रैक्टिकल कर लेते हो, आप एससीएम और इनकी थ्योरी को रटना चाहते हो, जबकि इन सबके पीछे लॉजिक होते हैं। इनको समझोगे तो अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे हमेशा। यही हाल आपका मैक्सिमम स्टूडेंट का एसपीएम में होता है, पता ही नहीं हम क्या थ्योरी पढ़ के जा रहे हैं और वहां क्या लिख रहे हैं। सुनना, तो आपने क्या पाया कि आपने ये जो प्रोडक्ट बनाया इसमें 2000 डिफेक्टिव यूनिट बनी। ओ माय गॉड, इतना डिफेक्ट। अब आपने क्या देखा कि यार ये जो डिफेक्टिव यूनिट है ना, इसमें सुनना बहुत ध्यान से, 800 यूनिट तो ऐसी हैं जो केवल उस प्रोडक्ट में हल्के से स्क्रैच आ जाने के कारण से डिफेक्टिव हो गई। कुछ 600 यूनिट ऐसी हैं जिनमें थोड़े से कलर कॉम्बिनेशन के कारण से वो डिफेक्टिव में चली गई। तो वो यही बोल रहा है, 80% रिपोर्टेड प्रॉब्लम यूजुअली जब आप ट्रेस करोगे ना, तो आपको पता लगेगा बहुत छोटे से 20% ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मान रहा है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, स्क्रैचेस आ जाना, कलर का थोड़ा सा चेंज हो जाना। इफ मैनेजमेंट कॉन्सेंट्रेट, सुनना, ऑन रेक्टिफाइंग these 20%, one can have the greatest immediate impact on the product quality. आप अगर इन दो बातों पर ध्यान दे लो, बताओ क्या होगा। केवल डिफेक्टिव 600 रह गया क्या नहीं रह गया? बजाय सारी चीजों के कॉन्सेंट्रेट करो। पेरेटो एनालिसिस एक ही बात बोलता है, एनालाइज द थिंग, एनालाइज करो बस। केवल आप ये सोचो कि भैया अगर मैं केवल इन दो एस्पेक्ट को दूर कर दूं ना, इन दो के रूप में क्वालिटी इंप्रूव कर दूं, तो मेरा डिफेक्टिव 2000 से कम होकर 600 आ जाएगा। तो ये काम केवल एबीसी सॉरी पेरेटो एनालिसिस ही हेल्प करता है। सुनना, द पेरेटो एनालिसिस इंडिकेट हाउ द फ्रीक्वेंटली ईच टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स। द पर्पस ऑफ द एनालिसिस इज to direct the management attention to the area where the best return can be achieved by solving the most of the quality problem. तो बताइए क्या क्या पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या पढ़ा आपने? अगर मैं एप्लीकेशन पर बात करता हूं तो अब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए, इनके टॉपिक याद होने चाहिए। सबसे पहले प्राइसिंग पर हमने बात की, प्राइसिंग पर पेरेटो एनालिसिस लगा सकते हैं। फिर दूसरा कस्टमर्स के ऊपर पेरेटो, तीसरा स्टॉक के ऊपर पेरेटो, चौथा ओवरहेड्स यानी एबीसी कॉस्टिंग पर पेरेटो एनालिसिस, और पांचवा क्वालिटी कंट्रोल। ये लीजिए,
अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पेरेटो एनालिसिस, तो आप इन बातों को समझा सकते हो। और अब मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया, तो आप इसको थोड़ा लिख भी पाओगे आराम से। आओ अब मैं बात करता हूं अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए पहले अपन जरा आगे बढ़ते हैं। समरी रूल, आइए क्या बोलता है इस पूरे एनालिसिस का। पेरेटो एनालिसिस इज अ रूल दैट रिकमेंड द फोकस on the most important aspect of decision making in order to simplify the process of decision making. The purpose of Pareto analysis is to identify the area which is very crucial for the organization survival. यानी पेरेटो एनालिसिस का पर्पस केवल उन्हीं एरिया को आइडेंटिफाई करना है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। As per the Pareto theory, there are only 20% of the product या operation या inventory which has significant importance requires direct attention of the top level management. ये मीनिंग के तौर पे मैं पेरेटो को समराइज कर सकता हूं। दिस इज द रूल ऑफ पेरेटो एनालिसिस। अब अगर आपके पास कोई पेरेटो एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे इसको, सुनेंगे। अरे कहां गया, हाँ जी आइए। स्टेप्स टू बी फॉलोड अंडर पेरेटो एनालिसिस, सुनना। अरेंज द प्रोडक्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर बाय वे ऑफ रेवेन्यू, कंट्रीब्यूशन या अदर डेटा विच इज गिवन। आपको जिस चीज का पेरेटो एनालिसिस करना है, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। मान लो आप रेवेन्यू के रूप में आप बात कर रहे हो, तो सबसे हाई रेवेन्यू वाले को सबसे ऊपर लिखो, उससे कम रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट को उसके नीचे, एंड सो ऑन। अगर आप डिफेक्ट की बातें कर रहे हो, तो जो हाईएस्ट डिफेक्ट आ रही है जिन प्रोडक्ट में, उसको सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा। दूसरा, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वैल्यू ओवर द टोटल। जब आपने उसको अरेंज कर लिया तो हर का परसेंटेज कैलकुलेट करोगे टोटल के ऊपर। आओ उसके बाद कैलकुलेट करोगे क्यूमुलेटिव रिजल्ट इन परसेंटेज फॉर्म। मैं आपको करके बताता हूं साथ ही साथ में, मैंने इसी के जस्ट नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आपको इससे पेरेटो एनालिसिस बताता हूं। ये क्या बोल रहा है देखना, आपको कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं जिनके कंट्रीब्यूशन दिए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ पेरेटो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन चार्ट एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट। स्टेप 1, अरेंज द प्रोडक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन। बताइए मुझे, पहला कॉलम मैंने बनाया प्रोडक्ट और फिर मैंने बनाया कंट्रीब्यूशन। बताइए इनमें हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सी, तो मैंने सबसे पहले सी लिखा, 1500 का कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट ए, 500 का कंट्रीब्यूशन। उसके बाद बी, 200 का कंट्रीब्यूशन। फिर एफ, 125 का कंट्रीब्यूशन। फिर ई, 100 का कंट्रीब्यूशन। और डी, टोटल बताइए कितना हो गया? ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, 2200, 2500 आ गया, वेरी गुड। अब स्टेप 2 क्या है? परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल आइटम ओवर द टोटल। लीजिए, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर, सॉरी,
ओवर टोटल, मैं यही लिख देता हूं सारा। आओ बताओ, 1500 का परसेंटेज निकालो टोटल पर। 1500 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, 60%। 500 डिवाइडेड बाय 2500, 20%। 200 डिवाइड बाय 2500, 8%। 125 डिवाइडेड बाय 2500, 5%। 100 डिवाइडेड बाय 2500, 4%। 75 डिवाइड बाय 2500। बोलो क्लियर है ये स्टेप? आपकी वर्कबुक में इसी तरह का एक क्वेश्चन जोड़ा है, आप देखना आप जाके वर्कबुक में, और अगर आपने की होगी वर्कबुक तो वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आते हैं फिर, और अगर पेपर में आता है तो बहुत आसान था ये। आओ क्यूमुलेटिव निकालेंगे, लीजिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज 1500, सॉरी परसेंटेज का क्यूमुलेटिव, सॉरी 60, फिर 80, फिर 88, 93, 97, 100। नाउ आइडेंटिफाई दैट प्रोडक्ट जो आपके 80% कॉन्ट्रीब्यूशन को या सेल्स को या अदर डेटा को बना दें। बताओ जल्दी से मुझे, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से आप 80% कॉन्ट्रीब्यूशन कमा रहे हो? ए या सी और ए दोनों मिलाकर? सौरभ वेरी गुड, ये केवल ए किसने लिखा? छवि, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब मैंने क्यूमुलेटिव किया तो मेरे को पता लगा यहां तक आकर मैं 80% पर पहुंच गया, और अगर आप इसको भी शामिल कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अपना कंक्लूजन देना है कि अगर मैं यहां तक चला जाऊं तो 88% कंट्रीब्यूशन केवल इन 3 प्रोडक्ट से मिलता है, सी, ए और बी। मैंने आपको फिर कहा ऐसा कोई कंफर्म रूल नहीं है, ये आपके व्यू पर है, 80% तक जाते हो या यहां तक शामिल करते हो। तो यानी अब हमें ऐसा काम करना होगा, हम इन 3 प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर ध्यान दें ताकि हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़े। इसके बारे में आपको कमेंट देना होता है कि आप कैसे इन कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हो। तो देखिए कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। एक, इन प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अच्छी करो। दूसरा, ये प्रोडक्ट पर कुछ स्कीम लॉन्च करो, डिस्काउंट की स्कीम लॉन्च करो, फ्री रिप्लेसमेंट स्कीम लॉन्च करो। आप समझ रहे हो? आपको फोकस करना है केवल इन 3 प्रोडक्ट पर, सी, ए और बी पर। छवि, ए की तो केवल 60 है, ए की तो केवल 20 है छवि। क्यूमुलेटिव में 80 तभी गया जब ये दोनों जुड़े होंगे। आप गड़बड़ ले गए। 20% इनका देखना है ताकि आप 80% कॉन्ट्रीब्यूशन कमा सको। 80% कॉन्ट्रीब्यूशन अकेला ए थोड़ी दे रहा है। वापस समझना मेरी बात को, मैं बोल रहा हूं कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए जो टोटल मिलाकर 80% तक कंट्रीब्यूशन जनरेट करवाता है। तो केवल ए तो 80% जनरेट ही नहीं करवाता। हाँ बिल्कुल, क्यूमुलेटिव पर चेक करना है आपको बस। अब आप चाहो तो अपने आंसर को 80 पर रोक सकते हो, चाहो तो 88 तक ले जा सकते हो, ये आपका व्यू पॉइंट होगा। बिल्कुल बताइए भाई, क्या सबको समझ आई ये बात? दिस इज कॉल्ड पेरेटो एनालिसिस। Yes, sir. आप में से कईयों ने तो इस टॉपिक को अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा कभी, कि बोले हमारे पास एससीएम में ये टॉपिक भी है। बोलो भाई, बता तो दिया करो। रिप्लाई पढ़ लिया, चलो वेरी गुड। हाँ जी, रूल लिखना, पर रूल क्या, बस स्ट्रेटेजी देनी होती है कि 80% में ये आ रहे हैं, बस 80% में अगर ये आ रहे हैं तो इनके लिए हमें फोकस करना है बस।
सौरभ समझ आ गया? अब पहले याद किया होगा, अब समझा है अपन ने। यस सर। चलो सर एक डाउट है सर। सर जो कंपनी के पास 7 प्रोडक्ट्स है, हाँ जी, उससे 6 प्रोडक्ट्स है तो सर 80% आ रहा है। 6 पर कहाँ आ रहा है? नहीं सर, एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है क्या एग्जाम में? देखो आप, बिल्कुल हो सकता है। ये रूल कहता है 80% तो एटलीस्ट आपको 70-80% होना चाहिए। वैसे ऐसा जनरली नहीं आता है, क्योंकि देखिए जब फ्रेम करेंगे ना वो क्वेश्चन, तो ऐसा अगर होगा तो फिर तो रूल ही गलत हो गया ना, ये रूल ही वॉयलेट हो हाँ गया। सर। आओ एक और हाँ क्वेश्चन करवाता ठीक। हूँ। 67, ये आपके पास डिफेक्ट है और ये कितने नंबर्स हैं उनकी डिफेक्ट बताओ। डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा डिफेक्ट कौन सी है? स्क्रैचेस 110 पर, उसके बाद रफ लेंसेज 70 पर, नॉन यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग ऑफ लेंसेज 60 पर, फिर फ्रेम कलर तो लास्ट 25 पर, पावर मिसमैच 20 पर, और एंड फ्रेम 10 पर, और स्पॉट्स 5 पर। यही है सारे। बताइए, टोटल करिए। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं जिनमें डिफेक्ट चल रहा है? 300 सर। 300। आओ परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ टोटल 110 डिवाइड बाय 300 परसेंटेज कितना आ गया? 36.67। 70 डिवाइड बाय 300 परसेंटेज 23.33। 60 डिवाइड बाय 300 परसेंटेज 20। 25 डिवाइडेड बाय 300 परसेंटेज 8.33। 20 डिवाइड बाय 300 परसेंटेज 6.67। 10 डिवाइडेड बाय 300 परसेंटेज 3.33। 5 डिवाइड बाय 300 परसेंटेज, क्यूमुलेटिव करो। 36.67 प्लस 23.33 60, 20 जोड़ोगे तो 80, फिर 88.33 प्लस 6.67 95 प्लस 3.33 98.33 प्लस 1.67 100। बताओ आपको कौन कौन सी डिफेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? इसने पूछा है विच एरिया शुड द कंपनी फोकस ऑन। मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसी चार्ट को बोलते हैं पेरेटो एनालिसिस चार्ट। इस चार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? पेरेटो एनालिसिस चार्ट। बताओ अब आप मिनिमम आपको 80 तक तो जाना ही है। आप चाहो तो इसको ले सकते हो, चाहो तो इग्नोर। यानी हमें स्क्रैच पर ध्यान देना होगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए ज्यादा। फिर रफ एज ऑफ लेंसेज, और फिर नॉन यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग ऑफ द लेंसेज। इन 3 एरिया पर अगर हम फोकस करेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या कर पाएंगे? इंप्रूव कर पाएंगे। मैंने प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन दिए हैं, देखो 2, फिर 68 दिया है इसी तरह का। फिर 69 आप बना सकते हैं इसका आराम से चार्ट सबके। और 70। बताइए मेरे हिसाब से अब पेरेटो एनालिसिस सबको क्लियर होगा किस तरह का क्वेश्चन आएगा। आप अपनी वर्कबुक का भी देख सकते हैं, हालांकि हो सकता है शायद वो इसमें आ गया हो, या इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है। आप अपनी एक बार वर्कबुक में चेक कर लेना।